वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इमेजेस्ट। हाय, आई एम शैंकी और आज हमारे साथ है संदीप सर। स्टूडेंट्स की काफ़ी क्वेरीज होती हैं एडमिशन प्रोसेस को लेकर, स्टूडेंट वीज़ा को लेकर और भी काफ़ी सारी क्वेरीज होती हैं। आज उन सभी के बारे में हम सर से डिस्कस करेंगे और सारी क्लैरिफिकेशंस आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। सर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती है कि एडमिशन प्रोसेस कितने दिन पहले शुरू करना चाहिए और उससे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीटली हो जाए टाइम से। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि शैंकी ने पूछा, ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। कोई भी स्टूडेंट चाहे वो किसी भी कंट्री का अपना स्टडी का ड्रीम लेके चल रहा है तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कंट्री का अपना एक इनटेक होता है और उसी इनटेक के हिसाब से उनकी कुछ डेडलाइंस होती हैं। तो सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको 5 बेसिक चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। आप चाहे किसी भी कंट्री का प्रोसेस शुरू करें, ये सभी कंट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखें। अगर कोई स्टूडेंट 12th के बाद जा रहा है तो उसके पास 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट हो और उसका पासपोर्ट। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन के बाद जा रहा है या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में अगर कोई बच्चा जा रहा है तो उस बच्चे के पास 10th 12th अपनी ग्रेजुएशन की इंडिविजुअल मार्कशीट्स, जो बच्चा फाइनल ईयर में है वो बच्चा अपने लास्ट सेमेस्टर तक की सभी मार्कशीट्स इकट्ठी करके रखे अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू करने से पहले। तो ये हुआ एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स का। जो दूसरा पार्ट आता है वो होता है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। अगर किसी कंट्री में आइल्स की रिक्वायरमेंट है, वो अपना पहले से ही ये चेक कर लें कि उसके पर्टिकुलर कोर्स की कितनी आइल्स की रिक्वायरमेंट है और उसकी तैयारी वो पहले से ही करके रखें। कहीं पे अगर पीटी एप्लीकेबल है, उसको पीटी देना है तो पीटी का क्या डिज़ायरेबल स्कोर उसको चाहिए, उसकी तैयारी वो पहले से करके रखें। इन दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बाद जो तीसरा एस्पेक्ट आता है वो आता है फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, वो मांगती हैं ओल्ड फंड्स। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमें कम से कम 3 महीने पुराने फंड्स हमारे पास हों, यूके के अंदर हमारे पास कम से कम 28 डेज पुराने फंड्स हों। तो इन सब चीज़ों को आप पहले से ही प्लान करके रखें कि आपके पास फाइनेंसिस को लेके क्या अवेलेबिलिटी है। अगर नहीं है तो हमें क्या एजुकेशन लोन लेना है, उसके लिए भी आप पहले से ही प्लान करके रखें। इसके बाद अगर चौथा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, अगर कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो जीआरई का या जीमैट का स्कोर लेते हैं या 12th के बाद सेट का स्कोर लेते हैं तो वो भी आप रिक्वायरमेंट ज़रूर देख लें और उसी हिसाब से उन पर्टिकुलर टेस्ट की आप तैयारी करके रखें। तो ये बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में बच्चों को जरूर ध्यान रखना चाहिए अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू करने से पहले। सर, अब हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एडमिशन प्रोसेस से लेकर वीज़ा आने तक का कितना टाइम स्टूडेंट्स को लेकर चलना चाहिए एटलीस्ट। ओके, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो शैंकी ने पुटअप किया है कि एक कंट्री अगर हम प्लान करते हैं तो उस कंट्री में एडमिशन शुरू करने से लेके और वीज़ा के डिसीजन तक कितना टाइम हमें एटलीस्ट अपने को प्लान करके चलना है। तो फ्रेंड्स, ये एक्चुअली वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। जैसे अगर मैं बात करूं कनाडा की, तो कनाडा आज की डेट में इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि वहाँ पे आपको एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे अगर अभी हम देखें तो सितंबर 2023 के एडमिशन्स वहाँ पे ओपन हैं और जैन 2024 के एडमिशन्स भी कनाडा में शुरू हो चुके हैं। तो जिन बच्चों के पास बाकी सब चीज़ें रेडी हैं तो वो अपना सितंबर 2023 का और जनवरी 2024 के एडमिशन्स के लिए वो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि हर कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें 6 से 8 महीने का ये प्रोसेस होता है जब हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जिस भी इंस्टीट्यूशन में हमने अप्लाई किया है उस इंस्टीट्यूशन का एक टर्न अराउंड टाइम होता है। टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये है कि उस टाइम फ्रेम के अंदर वो इंस्टीट्यूशन अपना डिसीजन देगा। उसने हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया तो उस इंस्टीट्यूशन का टर्न अराउंड टाइम है। किसी इंस्टीट्यूशन का वो टर्न अराउंड टाइम 2 डेज का है, किसी इंस्टीट्यूशन का वो टर्न अराउंड टाइम 1 मंथ का है। तो इसीलिए जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आंसर किया कि सबसे पहले ज़रूरत ये है
कि आप अपनी एंट्री रिक्वायरमेंट्स देख लें कि जहाँ जहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी के कोर्सेज हैं वो आप देख लें और उस हिसाब से फिर आप अपना प्लानिंग करें। तो ऑफर लेटर जैसे बच्चे का आ जाता है, उसके बाद फिर फीस डिपॉजिट कराना है, कनाडा के अंदर अगर जीआईसी डिपॉजिट उसको कराना है, बाकी और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स उसको तैयार करने हैं, तो उन सब चीज़ों के बीच में कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है। और फाइनली जब वीज़ा फाइल होता है तो वीज़ा फाइलिंग के बाद भी हर कंट्री का जो डिसीजन का टाइम है वो आज की डेट में थोड़ा सा बढ़ गया है ड्यू टू नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, जो ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं उसकी वजह से। कनाडा में एक अच्छी बात ये है कि जो डिसीजन का टाइम है जो 3 महीने से 4 महीने तक वो एक्सटेंड हो गया था वो धीरे धीरे अभी कम हो गया है और आने वाले इनटेक्स में वो बहुत उम्मीद हम कर सकते हैं कि वो इम्प्रूव हो जाएगा। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया है, यूके है। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं तो 6 से 8 महीने का मिनिमम आप लोगों को टाइम कंसीडर करके चलना चाहिए पूरे के पूरे प्रोसेस में। सर करंटली अगर देखा जाए तो हमारे स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रेफरेंस कनाडा है, सो इसकी कोई खास वजह आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं? अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये बिल्कुल फैक्ट है कि आज की डेट में जो स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस है वो कनाडा को लेके ज़्यादा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दूसरी कंट्रीज़ में बच्चे अपना स्टडी अब्रॉड का जो ड्रीम है वो नहीं लेके चल रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली कनाडा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको पॉपुलर बनाते हैं और उसके अंदर सबसे मेन जो फैक्टर है वो फैक्टर है एक्सेप्टेबिलिटी का, कि वहाँ पे हमारी इंडियन कम्युनिटी जो ऑलरेडी है वो बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कनाडा के अंदर जो थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पंजाबी है। ओके, तो सबसे मेन रीज़न ये है। और दूसरा इसका रीज़न ये है कि कनाडा एक ऐसी कंट्री है जिसको इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे जो उनकी लोकल पॉपुलेशन है वो काफ़ी एजिड कैटेगरी में चली गई है और उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली ज़्यादा इमिग्रेंट्स के ऊपर ही बेस्ड है। इसीलिए उनके पीआर को लेके, परमानेंट रेजिडेंसी को लेके बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स हैं। एक्सप्रेस एंट्री का प्रोग्राम है, प्रोविंस वाइज उनके प्रोग्राम्स हैं। कई कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते ही पीआर ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो बच्चे जिनको ये मतलब रहता है कि भाई वो उस कंट्री में जाएं, वहाँ पे पढ़ाई करें और वहीं पे सेटलमेंट लें, तो उनके लिए कनाडा नो डाउट एक बहुत ही अच्छी चॉइस बनता है। थर्ड रीज़न आप इसमें ये जोड़ सकते हो कि वो कंट्री काफ़ी सेफ है इंडियंस के लिए और वेलकमिंग है। उनका जो ओवरऑल कल्चर है वहाँ पे किसी तरह का कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और उस तरह की घटनाएं वहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं। तो ओवरऑल इंडियन कम्युनिटी की अच्छी एक्सेप्टेंस है, तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो कनाडा के अंदर मिनिमम वेज रेट है, तो जो भी स्टूडेंट वहाँ पे ऑलरेडी हैं या जो प्लान कर रहे हैं तो वो वहाँ पे अपने स्टडीज़ के साथ पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं और अपनी जो लिविंग कॉस्ट है या फिर स्टडी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो भी वो निकाल सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कनाडा को पॉपुलर करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली। सो सर मेरा एक और सवाल कनाडा से रिलेटेड, रिसेंटली अभी रिफ्यूज़ल रेट्स काफ़ी ज़्यादा रहे वीज़ा को लेकर, तो आप इसको फ्यूचर में मतलब इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट वीज़ा को लेकर? यस शैंकी, इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि अभी जो पिछले कुछ इंटेक्स में हमने देखा और इन जनरल ये चीज़ है भी कि कनाडा ने काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स दिए हैं और जेन्युइन प्रोफाइल्स पे भी रिफ्यूज़ल आया है। तो उसका सबसे मेन रीज़न तो ये था पास्ट में कि उनके पास बैकलॉग बहुत ज़्यादा था। तो उस रीज़न की वजह से इन ऑर्डर टू क्लियर देयर बैकलॉग द students who were having genuine profiles they were also getting refusals। और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी इसमें आ जाते हैं कि अगर हमारा एसओपी अच्छे से नहीं बना है, ठीक है, तो उन बच्चों का भी रिफ्यूज़ल हमने देखा है इसमें। तो दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि फ्यूचर में इसका क्या ट्रेंड रहेगा, तो ये चीज़ मैं इस वीडियो के थ्रू स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि कनाडा ने कुछ टाइम पहले एक तो जो बजट था
इस डिपार्टमेंट का वो इंक्रीज़ किया है और उन्होंने और एक्स्ट्रा स्टाफ भी हायर किया है, जिससे जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हो गया है एक तो वहाँ पे, और अच्छे से एप्लीकेशंस की वो स्क्रूटनी इस टाइम पे कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिन बच्चों की जेन्युइन प्रोफाइल है, जिनके एसओपी अच्छे से लिखे हुए हैं और जिनका कोर्स रेलेवेंट है, जिनका सब कुछ मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वीज़ा ऑफिसर, अगर वो सब ऑर्डर में है तो उन बच्चों का वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं आएगा। तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे जो इनटेक्स हैं उनका डिसीजन टाइम भी कम होगा, क्योंकि ये ऑफिशियली भी उन्होंने अनाउंस किया है कि एसडीएस कैटेगरी का जो ऑफिशियल टाइम है 20 डेज का, वो धीरे धीरे उतने टाइम पे ले आएंगे डिसीजन को। सर वीज़ा डिसीजन को लेकर स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी देखनी पड़ती है। किसी का टाइमली आ जाता है वीज़ा और किसी का 4-4, 5-5, 6-6 महीने तक नहीं आता, तो उसके बारे में आप व्यूअर्स को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? यस, इट इज़ हार्ड ट्रूथ कि किसी बच्चे का जो वीज़ा है वो 2 दिन के अंदर भी डिसीजन आ जाता है, और किसी किसी बच्चे का जो वीज़ा का डिसीजन है वो 2 महीने भी लग जाते हैं। तो एक तो इस पर्टिकुलर एरिया में कंट्री टू कंट्री ये वेरी करता है वीज़ा का डिसीजन, जैसे मैंने पहले भी बताया। ऐसे ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जैसे आपने आज वीज़ा लगाया और इंस्टेंटली उसका अप्रूवल आ जाता है। ऐसा भी एक इंटरेस्टिंग केस अभी हमने देखा है। उसी तरह कुछ कंट्रीज़ में है, जैसे यूके के अंदर आप प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी वीज़ा भी फाइल कर सकते हो, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ता है। लेकिन जैसे कनाडा है, कनाडा जैसी कंट्री के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रायोरिटी या सुपर प्रायोरिटी, सिर्फ उनकी एसडीएस और नॉन एसडीएस कैटेगरी की 2 ही फाइल हम लगाते हैं उसमें। और अभी जो पिछले इंटेक्स थे उसमें ये फैक्ट था कि भाई किसी बच्चे का जो डिसीजन है वो काफ़ी डिले आया है। तो इसमें शैंकी मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैटर करती हैं कि हमारा जो डिसीजन है वो टाइमली आए। फॉर एग्जांपल, अगर हमने मेडिकल करवाया है तो प्री मेडिकल हम करवाएं, ताकि जब भी वीज़ा ऑफिसर हमारी फाइल को देखे तो उस टाइम पे अगर हमने मेडिकल पहले से करवाया हुआ है तो वो मेडिकल का रिजल्ट अपडेट कर लेते हैं। अदरवाइज उसकी वजह से भी बच्चों का डिसीजन लेट होता है। और दूसरा इसमें एक रीज़न ये होता है कि जो बैकग्राउंड चेक होता है उसके अंदर, उस बैकग्राउंड चेक के अंदर हर बच्चे की प्रोफाइल अलग है। उसका यूनिवर्सिटी लेवल पे उसका एकेडमिक प्रोफाइल अगर उनको डाउटफुल लगती है, या उसका और दूसरे किसी भी, अगर किसी बच्चे का एक्सपीरियंस उसने शो किया है तो उसका एक्सपीरियंस से रिलेटेड अगर वो कुछ वेरीफाई करते हैं, तो वो बेसिकली जो टाइम लगता है वो आपका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो हमने दी है अपनी वीज़ा की एप्लीकेशन में, उस बैकग्राउंड चेक की वजह से वो डिले होता है मेनली। और कुछ उनके सिस्टमिक चेक्स होते हैं जिसकी वजह से वो डिले होता है। और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, ये वो बहुत जल्दी उसको कनाडा खास करके उसको वो टाइमली उसको करने के लिए वो अपने सिस्टम्स को चेंज कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा स्टाफ और एक्स्ट्रा जो भी मशीनरी है उसका यूज़ करके। तो होपफुली ये चीज़ बहुत जल्दी रेक्टिफाई हो जाएगी और हम देखेंगे कि एवरीथिंग विल बी गोइंग स्मूथ इन द नियर बाय फ्यूचर। सर हमने देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स का कनाडा से वीज़ा इंटरव्यूज़ आए हैं, तो आपका उस पर क्या विचार है? Yes, it is again a very interesting topic to discuss. लेकिन मैं अपनी एक पहली वीडियो में भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ। देखिए, जिन बच्चों के वीज़ा इंटरव्यूज़ आए हैं कनाडा में, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये बच्चों को नहीं पता शायद कि कनाडा की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ पे वीज़ा फाइल होता है, वहाँ पे वीज़ा इंटरव्यू का ऑप्शन मेंशन होता है। ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन पहले नहीं था, लेकिन अभी रिसेंट में कुछ जो इंटरव्यूज़ आए हैं, वो सबसे पहली बात तो ये है कि उसका जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। तो बच्चों को उसमें पैनिक करने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है, अगर आपके सब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, तो वो जस्ट एक बैकग्राउंड चेक का ही पार्ट है। अगर उनको किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल में डाउट लगता है, या उनको किसी भी एस्पेक्ट में ये लगता है कि भाई इस बच्चे से हम फिजिकली एक इंटरेक्ट करके ये देखें कि क्या ये बच्चा एक जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट के तौर पे हमारी कंट्री में
आ रहा है, क्या इसका प्राइमरी जो पर्पस है वो पढ़ने का है, वो जस्ट एक उसके सेक ऑफ क्लैरिटी के लिए वो वीज़ा इंटरव्यूज़ आए हैं। तो मेरी यही सजेशन है कि अगर किसी भी बच्चे का वीज़ा इंटरव्यू आता है तो आप पैनिक ना करें। आपकी जो भी फाइल या तो आपने खुद लगाई है या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू आपने अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस की है, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देख लें। आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है उस कोर्स के बारे में आपको पूरी डिटेल्स पता हो, उसकी ड्यूरेशन क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो, जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसकी क्या लोकेशन है, क्या कैंपस है, उन सब चीज़ों को आप अच्छे से देख लें। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आपने उसमें लगाया है उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को आप अच्छे से पढ़ के जाएं। जो भी फाइनेंसेस आपने दिखाए हैं, जो आपका स्पॉन्सर है आपकी अब्रॉड स्टडी के लिए, वो सभी चीज़ें आपको पता हो आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो भी हमने उसमें प्रेजेंट की हैं। तो ये बिल्कुल मतलब पैनिक करने वाली बात नहीं है अगर किसी भी बच्चे का वीज़ा इंटरव्यू आता भी है, क्योंकि इसका परसेंटेज बहुत कम है। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स तक इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। वेल, थैंक यू टू यू शैंकी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं आशा करूँगा कि जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपके व्यूवर्स को और इस चैनल के व्यूवर्स को वो अच्छा लगेगा, और जिन भी टॉपिक्स पे हमने बात की है उनमें उनको क्लैरिटी आएगी। और किसी भी स्टूडेंट को अगर फर्दर कोई भी क्वेरी है वो आपके माध्यम से या फिर डायरेक्टली वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम उनकी क्वेरीज को और अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सकें।